वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और टॉपिक रहेगा हमारा ये जो चैप्टर 13 है बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को इन फोर्स हो चुकी है और इस वक्त ऑपरेटिव है। तो इसमें क्या है, ये चैप्टर रिलेट करता है इंफॉर्मेशन to the police and their power of investigation to investigate। तो ये इंफॉर्मेशन इनकॉग्निजेबल केसेस, तो जनरली जो भी रिपोर्टिंग होती है, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के रिलेटेड, ये पुलिस के पास। तो कई सिचुएशन आती है तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में आज जो चर्चा होगी, और पिछले भी मैंने 2 एपिसोड इस पे किए हैं, आज उसी की कंटिन्यूटी। लेकिन आज एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है जिसमें काफी गाइडलाइन दी है मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स को, मैजिस्ट्रेट्स को, तो उसकी भी बात होगी। तो इसलिए मैंने ये आज स्पेशल एपिसोड किया है इन कंटिन्यूटी कि अगर ये पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन किसी की एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड है, कोई रिपोर्ट, कोई क्राइम है, तो फिर क्या है, वो मैजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकता है। तो उसका भी एक प्रोसीजर है, मैंने पिछले एपिसोड में बता चुका हूं। तो आज का जो हमारा जो एपिसोड है, उसमें रहेगी जो जजमेंट है, रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो उसके रिलेटेड। और ये रहेगा जो प्रोविजन हम अब डील करेंगे आज, वो है 175 सबसेक्शन 3 और साथ में ही दोनों 175 सबसेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस 2023। कैसे अप्रोच करना है मैजिस्ट्रेट के पास? तो मैजिस्ट्रेट के पास कौन अप्रोच करेगा? जिसकी एफआईआर या कॉग्निजेबल ऑफेंस में रिपोर्ट नहीं ली, और क्या उसका प्रोसीजर है, क्या मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा। लेकिन आज दोनों ये, और दूसरा है कि जहां कहीं कंप्लेंट किसके खिलाफ हो, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हो, वहां क्या प्रोसीजर है, वो 175 सबसेक्शन 4 है। जहां ऑर्डिनरी किसी किस्म की है, तो वो 175 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस, उसके रिलेटेड ये प्रोविजन है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये केस है, इसका टाइटल है एक्स मीन को जे वर्चुअली एक फीमेल गई है कोर्ट में, तो इसलिए उसका नाम जिसमें रेफर नहीं किया गया है स्पेसिफिक, तो वर्सेस है स्टेट ऑफ केरला। आगे हम देखेंगे कि एलिगेशन क्या थे, कंप्लेंट क्या थी, जो फाइल की थी, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास एपिलॉन था या कंप्लेनर था, जिसने पहले पुलिस को अप्रोच किया था, उसके बाद ये मैजिस्ट्रेट को अप्रोच किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 27 ऑफ जस्टिस का ही फैसला है, ये जो एक जजमेंट आई है, इसमें प्रोसीजरल जो है, जो प्रिस्क्राइब किया गया है 175 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, उसके बारे में है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे जनवरी 27 prescribed the procedure for magistrate to order an investigation against a public servant। तो उसमें कौन सा प्रोविजन है पब्लिक सर्वेंट के रिलेटेड? 175 सबसेक्शन 4 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। When the alleged offense, देखिए क्या है उसमें, इसलिए मैंने पहले प्रोविजन पढ़े, उसमें लिखा है arises in the course of discharge of his public duties। अब जो एलिगेशन है इस केस में, हमने उसमें जाना है, क्या वाकई ही वो ऑफिशियल ड्यूटीज में डिस्चार्ज करते हुए, जो आप कह सकते हो कि जो एक्सीड कर गया है, जो भी पब्लिक सर्वेंट है या उसके रिलेटेड है समहाउ, तो वो एलिगेशन। तो इसलिए मैं सीधा अब जो कंप्लेंट है, जिसके रिलेटेड एफआईआर के लिए पुलिस को पहले अप्रोच किया गया, पुलिस ने नहीं, फिर मैजिस्ट्रेट को अप्रोच किया गया, मैं थोड़े से पहले एलिगेशन, तो उसके बाद हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, बैकग्राउंड क्या है केस की, जी इसके बारे में बात करेंगे। तो
इसमें क्या है, एलिगेशन क्या थे, मेड बाय ए वुमेन, ये केस कैसे रोज हुआ, क्यों एफआईआर की नौबत आई, क्यों कंप्लेंट एक फाइल करनी पड़ी, किसको, ये वीमेन है, कंप्लेनेंट को, मेड बाय ए वीमेन दैट शी वाज सेक्सुअली assaulted on 3 occasions by the police officer while she was pursuing a complaint relating to property dispute. किसी विमेन का जो कंप्लेनेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एपिलॉन है, तो वो उसने जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के नीचे रिलेटेड अप्रोच किया पुलिस को, तो पुलिस ऑफिसर ने ऑन 3 occasion उसके साथ सेक्सुअली उसको मोलेस्ट किया, असॉल्ट उस पर किया। तो आफ्टर, तो फिर क्या हुआ, आफ्टर द पुलिस फाइल्ड ए रिपोर्ट टर्मिंग हर एलिगेशन एज अनट्रू, तो उन्होंने कहा जो ये एलिगेशन थी, जो सेक्सुअल असॉल्ट के लगाए हैं, तो वो अनट्रू हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं। शी अप्रोच द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट, उसके बाद जब पहले पुलिस को अप्रोच किया, उन्होंने कहा ये इसमें कोई सदाकत नहीं है, तो फिर वो मैजिस्ट्रेट के पास जो सेक्शन 210 जो जुरिस्डिक्शन इन्वोक करता है मैजिस्ट्रेट, उसमें अप्रोच किया, तो वही है सेक्शन 175 सब सेक्शन 4 में जो एक्सरसाइज करनी है मैजिस्ट्रेट को, पब्लिक सर्वेंट के रिलेटेड कोई कंप्लेंट होगी, तो फिर उसमें क्या किया इस केस में, तो मैजिस्ट्रेट कॉल्ड फॉर ए रिपोर्ट फ्रॉम द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द अक्यूज्ड पर्सनल, तो वो जो सुपीरियर था डिप्टी एसपी के पास से रिपोर्ट ये सीख गई कि जो पब्लिक, किसने, जो मैजिस्ट्रेट को अप्रोच किया था विमेन ने, तो मामला आ गया ये। तो फिर क्या हुआ, while those proceedings were pending, कहां पे, जो द विमेन मूव्ड द केरला हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि भाई ये जो सीधा एफआईआर क्यों नहीं लगाई, का ऑर्डर क्यों नहीं किया मैजिस्ट्रेट ने, क्यों वो पब्लिक सर्वेंट के सुपीरियर ऑफिसर से रिपोर्ट मांग रहा है इस कंट्रोवर्सी, इस ऑर्डर के खिलाफ जो पुलिस को भेजा मैजिस्ट्रेट ने, इसके खिलाफ कहां अप्रोच किया गया, जो विमेन ने कहा गई, ऑनरेबल हाई कोर्ट केरला में गई। तो सुनिए आगे, ए सिंगल जज अलाउड द पिटीशन होल्डिंग दैट सेक्शन 175 subsection 4 was not mandatory in case involving serious offences such as rape and directed the magistrate to order registration of an FIR। तो सिंगल बेंच के पास, सिंगल बेंच ने कहा कि भाई जो ऑर्डर किया है पब्लिक सर्वेंट के सुपीरियर से रिपोर्ट लेने वाला, वैसा नहीं है, वो गलत है, सीधा आप इसमें एफआईआर का ऑर्डर दो। तो फिर क्या हो, फिर ये मैटर डिवीजन बेंच के पास पहुंचा, ये जो हाउएवर ए डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट रिवर्स द सिंगल जज डिसीजन observing that interference under section 226 of the constitution was inappropriate when statutory proceedings before the magistrate were already pending leading to an appeal before the supreme court। तो फिर उसके बाद जे विमेन जो एपिलॉन है, जिसको ने मैजिस्ट्रेट के पास, वो सुप्रीम कोर्ट के पास आई अगेंस्ट इम्प्यूग्ड ऑर्डर पास बाई जो भी डीबी था, जो डीबी अपील ने। तो उन्होंने कहा कि जो 226 के नीचे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑब्जर्वेशन दी, व्यू पॉइंट दिया, तो उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 226 की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए सिंगल बेंच ने जो इंटरफेरेंस किया है वो गलती की। आगे मैं पढ़ूंगा, अफॉर्मिंग द इम्प्यूग्ड ऑर्डर, जो डीबी का था अपील में, वो उन्होंने अफॉर्म रखा। तो क्या आगे क्या किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सिंगल जज अर्ड इन इंटरफेयरिंग विद द मैजिस्ट्रेट डिसीजन टू सीक ए सुपीरियर ऑफिशियल्स रिपोर्ट इन कंप्लायंस विद सेक्शन 175 सबसेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस। ये एक बात आई।
तो फिर आगे क्या है, इट एक्सप्लेन दैट सेक्शन 175 सबसेक्शन 4 इंट्रोड्यूसेस ए टू फोल्ड सेफ गार्ड। देखिए, दो सेफ गार्ड है इसमें फॉर पब्लिक सर्वेंट। ये थोड़ा सा और इन्होंने जो गाइडलाइंस के लिए अपनी इंटरप्रिटेशन की, जो मैजिस्ट्रेट को गाइड करने के लिए, फर्स्ट, एट द इन्वेस्टिगेशन स्टेज द मैजिस्ट्रेट मस्ट कॉल फॉर ए रिपोर्ट फ्रॉम द सुपीरियर ऑफिसर, जैसे मैंने वो सबसेक्शन 4 पढ़ी, और उसके बाद अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, किसको देनी है, पब्लिक सर्वेंट को। एक तो सुपीरियर से रिपोर्ट लेनी है और दूसरी ये, फिर उसके बाद सेकंड एट द स्टेज ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, जब मैटर कोर्ट में आएगा इन द बाय वे ऑफ ए चार्जशीट, उसमें भी इन्होंने कहा सैंक्शन लेनी जरूरी है। कौन सी है, सेकंड एट द स्टेज ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ए सैंक्शन under section 218 subsection 1 of BNSS would only be required, subject to statutory exceptions carved out for certain category of offenses such as sexual offenses, जो उसमें जिनमें एक्सेप्शन है। तो ये कहते हैं ये पब्लिक सर्वेंट को सेफ गार्ड दिए गए हैं, उसकी प्रोटेक्शन की गई है दो स्टेजेस पे। एक तो FIR लगाने पे, उसके सुपीरियर से रिपोर्ट लेनी है, और दूसरा है क्या करना है, उसको भी सुनना है। ये बात आई। उन्होंने कहा जो 175 सब सेक्शन 3 है, जो एक ऑर्डिनरी बंदे ने के खिलाफ कंप्लेंट देनी है, तो उसमें एफिडेविट का जिक्र किया है, जबकि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ देनी है तो उसमें एफिडेविट का जिक्र नहीं किया गया। वो 175 सब सेक्शन 4 जो मैंने पढ़ी, अभी मैं बताऊं। फर्दर इट क्लैरिफाइड, जो हानवेल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया, द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वुड कंटिन्यू टू रिटेन द अथॉरिटी टू रिजेक्ट एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3 of section 175 lodged against a public servant where such magistrate finds that allegation made therein are wholly untenable। वो देखता है कि यार इसमें तो सदाकत नहीं है, वो नेचुरली जब वो उसको परयूज करेगा, जहां उसको सुनेगा, उसके सुपीरियर की रिपोर्ट लेगा, मैनिफेस्टली absurd are so inherently improbable that no reasonable person could conclude that any offense is disclosed, तो रिफ्यूज करेगा वो ऑर्डर, मैजिस्ट्रेट नहीं देगा पुलिस को फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। ये एक बात ये है। तो आगे क्या है, however it is needless to observe that such an order of rejection ought not to be based on whims and fancy, what must have the support of valid reasons। एक और इन्होंने बात की कि अगर मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया सुपीरियर को रिपोर्ट दो, तो वो अगर डिले करता है, ये भी एक बात, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंसिडर किया इस केस में। What would happen when a report sought from a superior officer, जिसको मैंडेट है सेक्शन 175 में सुपीरियर ऑफिसर की रिपोर्ट लेनी है, जो भी एलिगेशन कंप्लेंट के रिलेटेड, was not submitted, a situation may arise where in an appropriate case the judicial magistrate has called for a report from the concerned superior officer under clause A of subsection 4 of section 175, but such officer fails to comply, जो उसका सुपीरियर है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, जो पब्लिक सर्वेंट है, with the direction or does not submit the report within a reasonable period of time, उस कोर्स में, उस सिचुएशन में क्या करेगा। ये भी सिचुएशन है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है ये दो सबसेक्शन की। तो फिर क्या करना है, तो उसके इस सिचुएशन में what is the course open for to the magistrate in such a situation? In the unlikely event of such a situation, we hold the judicial magistrate, ये गाइडलाइन है, डायरेक्शन है, ये जो अभी ऑर्डर हो रहा है, we hold the judicial magistrate is not obliged to wait indefinitely। अगर उसने 7 days का टाइम दिया, 15 days का, 10 days का टाइम दिया कि इसमें आप रिपोर्ट दो हमें, अगर नहीं करते हैं
तो इंडेफिनेटली पीरियड एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। फॉर कंप्लेंट्स एंड मे प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 175। जो दूसरा जो ऑर्डिनरी बंदे के खिलाफ वो कंप्लेंट है वो प्रोसीजर अडॉप्ट कर लेगा। ये समझा जाएगा कि कोई रिपोर्ट इंटरेस्टेड नहीं है इसका सुपीरियर ऑफिसर देने। आफ्टर कंसीडर द वर्शन ऑफ द अक्यूज्ड पब्लिक सर्वेंट, लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट को जो एक और पार्ट है, जो बी पार्ट है सबसेक्शन 4 का, उसको सुनने के बाद if on record what would constitute reasonable time cannot be determined in rigid or inflexible terms and must necessarily depends upon the facts and circumstances of the case। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे रिपोर्ट में, लेकिन it depends upon case to case before the judicial magistrate who has to take the call। उसने उसके मुताबिक सिचुएशन के मुताबिक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस के मुताबिक देखना कि वाकई रीजनेबल टाइम है, एक्सटेंड करना है। तो अगर वो नहीं एक्सटेंड करने के बार बार नहीं देता है तो जो डिस्क्रिशन मैजिस्ट्रेट के पास है वो क्लोज करेगा राइट उसका, और जो 175 सबसेक्शन 3 में एक्शन देगा जो भी होगा। लेकिन पब्लिक सर्वेंट को जो बी पार्ट है 175 जो सबसेक्शन 4 बी है उसको सुनना है। एक और ये बात आई जो मैंने पहले बात की, अब करने जा रहा हूं कि एफिडेविट जो है 175 सबसेक्शन 3 में रेफरेंस है, लेकिन जो टेक्स्ट है इसका 175 सबसेक्शन 4 उसमें सिर्फ कंप्लेंट है, सपोर्टेड विद एन एफिडेविट कोई रेफरेंस नहीं है। जो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो प्रोविजन है रिलेटेड टू, तो वो हम पढ़ेंगे कि क्या उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको कैसे लिया और क्या गाइडलाइन दी जो हमारे मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं। वन ऑफ द की रूलिंग्स ऑफ जजमेंट इज दैट इवन द एक जे भी एक व्यू पॉइंट है उनका, और रूलिंग जो रूल है जो जुडिशियल प्रेसिडेंट इस जजमेंट में जो सेटल हुए हैं, डिसाइड हुआ है इस मैटर में, उसमें क्या है, इवन कंप्लेंट्स इनवोकिंग सेक्शन 175(4) मस्ट बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। उन्होंने कहा जो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी होगा उसमें भी एफिडेविट। तो उन्होंने थोड़ा सा रेफरेंस प्रियंका श्रीवास्तव की बात की। ऑल्दो द टेक्स्ट ऑफ सबसेक्शन 4 रेफर्स ओनली टू द कंप्लेंट, उसमें ये नहीं है कि भी सपोर्टेड विद एन एफिडेविट कंप्लेंट होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हार्मोनियस इसकी एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए आगे है। तो कोर्ट हेल्ड दैट द टर्म मस्ट बी अंडरस्टूड contextually and harmonized with subsection जो 3 है of section 175 which expressly mandates an affidavit। तो उन्होंने क्या हार्मोनियस एप्लीकेबिलिटी है, तो इसमें भी एफिडेविट मैजिस्ट्रेट ने लेना है जहां कहीं पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट है। इट शुड आल्सो बी सपोर्टेड विद एन एफिडेविट। द कोर्ट रीजन दैट, क्यों इसके बारे में उन्होंने रीजन क्या दिया, that it would be illogical to insist on an affidavit। देखिए एक और when allegations are made against a private individual, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल है तो आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई आप एफिडेविट दो, बट डिस्पेंस विद सेम सेफगार्ड when allegations are against a public servant। उसने कहा यार आप उसके जो उसके रिलेटेड है उसमें एफिडेविट नहीं मांग रहे, जो 174 के रिलेटेड है। Such an interpretation, it said, would defeat the object of preventing abuse of criminal justice process। तो उन्होंने कहा कि फिर ये इस किस्म की एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो ये आप कह सकते हो कि ये इनमें से इलॉजिकल है, इनमें एक जैसा होना चाहिए दोनों में सिचुएशन। तो इसलिए ये लॉजिक दिया गया, ये रीजन दिया गया फॉर फाइलिंग एन एफिडेविट in support of the complaint even if filed against a public servant। जो 175(4) में इसका कोई रेफरेंस नहीं है टेक्स्ट में, तो लेकिन उन्होंने कहा 175 जो ऑर्डिनरी के खिलाफ अगर कंप्लेंट करते हैं उसमें है, तो उन्होंने कहा इसमें भी होना चाहिए। तो ये जो इसमें क्या कंक्लूजन, ये सारी बातें हैं, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ इंडिया ने कहा इसमें,
द कोर्ट डिक्लाइन टू डिसाइड वेदर द alleged acts of sexual assault। देखिए अभी क्या पॉइंट आया था कि क्या ये जो ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी है, तो भाई ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट नहीं कर सकता। ये कौन अप्रिशिएट कर सकता है? ये मैजिस्ट्रेट अप्रिशिएट कर सकता है कि वाकई ही ये जो सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन लगाए हैं वीमेन ने अपनी कंप्लेंट में, क्या वो ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी का पार्ट है या नहीं, तो आगे उस पर बात करना। कोर्ट डिक्लाइन टू डिसाइड whether the alleged acts of sexual assault could be said to have been committed in the discharge of official duties. It held that such a determination involved a factual assessment and lay squarely within the domain of magistrate seized of the matter। तो कौन था वो? जो मैजिस्ट्रेट को जो जिसने ऑर्डर किया था पब्लिक सर्वेंट के रिलेटेड एलिगेशन आए थे, कंप्लेंट जो वीमेन ने अपील ने लगाए थे, तो ये उसके डोमेन में आते हैं मैजिस्ट्रेट के, ना कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको इस पे कोई फाइंडिंग दे सकता है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल एस्पेक्ट जो इसमें इन्वॉल्व है। तो अकॉर्डिंगली द मैटर वाज रिमिटेड बैक टू द JMFC, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को वापस मैटर भेजा गया, directing that proceeding be continued in accordance with legal position clarified in the judgment। तो उन्होंने कहा इस जजमेंट में जो हमने बात की, जो जिसका हमने अभी डिस्कस किया ऊपर, इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। It directed the magistrate to first verify whether the application was accompanied by a proper affidavit as required under section 33 BNSS, जो प्रियंका श्रीवास्तव में, जिसको अभी इन्होंने डायरेक्शन भी दी कि भाई अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी होगा तब भी सपोर्टेड बाय एफिडेविट होना चाहिए कंप्लेंट। तो अगर नहीं है तो एफिडेविट ले सकते हैं। तो वो को मैजिस्ट्रेट के पास ये केस दोबारा रिमांड हुआ, तो एंड देयर आफ्टर टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विथ जो सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 एंड 175 सबसेक्शन 4। तो अगर ऑफिशियल ड्यूटी में ये मामला नहीं आता, अगर ये मैजिस्ट्रेट होल्ड करेगा तो फिर क्या एक्सरसाइज करेगा? तो ऑब्वियसली वो 175 सबसेक्शन 3 में प्रोसीड करेगा, सीधा FIR का ऑर्डर करेगा, जो उसमें रेफरेंस है कि ये, लेकिन प्रेरोगेटिव किसका है? ये मैजिस्ट्रेट का। तो the court noted that the provision uses the word may and it has to be read as may itself and not shall। ये आगे इसमें क्या है, ये कहा shall may दोनों में may है। Significantly subsection 4 of section 175 uses the word modal verb may and not shall। तो जो 175 4 में वर्ड में है, डिस्क्रिशन मैजिस्ट्रेट की है, इन द कॉन्टेक्स्ट वेयर इट फाइंड्स दैट फाइंड्स प्लेस एंड द ऑब्जेक्ट दैट इज sought to be achieved may has to be read as may, bearing an element of discretion and not shall। वहां मैंडेटरी नहीं समझेगा, ये डिस्क्रिशन मैजिस्ट्रेट की होगी, मे को में ही पढ़ना है। एट द सेम टाइम द कोर्ट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग गाइडलाइन फॉर द मैजिस्ट्रेट, जो हमने पहले डिस्कस किया। तो ये जो जजमेंट है इसमें इन शॉर्ट क्या है कि भाई ये जो एक कंप्लेंट सेक्सुअल असॉल्ट की फाइल हुई मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट ने पब्लिक सर्वेंट के सुपीरियर को कहा कि वो रिपोर्ट दे। उसने कंप्लायंस की 175 सबसेक्शन 4 की, और ऑब्वियसली पब्लिक सर्वेंट को भी नोटिस हुआ कि आप भी इसके बारे में क्या कहते हो। तो उसके बाद ये जो एपिलॉन थी जो सुप्रीम कोर्ट के पास है या कंप्लेनेंट थी, उसने अप्रोच किया ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने ये जो केरला हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा ये जो ऑर्डर हुआ है, ये जो पब्लिक सर्वेंट से रिपोर्ट लेना है
वो उन्होंने उसको सेट साइड किया और आगे उन्होंने उसके खिलाफ डीबी में गई दूसरी पार्टी। तो उन्होंने कहा जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का ऑर्डर ठीक नहीं है, तो वो सेटिस्फाइड हुआ सिंगल बेंच का इंटर। तो मैटर कहां रहा? मैजिस्ट्रेट के पास। तो फिर एपिलॉन कहां गई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब जो डीबी ने कहा है, जो केरला हाई कोर्ट के। तो वो, लेकिन उन्होंने कुछ इंटरप्रिटेशंस की, जो गाइडलाइन दी, जैसे उन्होंने कहा कि ये भी जो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी कंप्लेंट हो वो भी सपोर्टेड विद एन एफिडेविट होने चाहिए। और ये जो मैजिस्ट्रेट का काम है कि जो एलिगेशन है इस कंप्लेंट में कि उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, एक ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आएगा। क्या ये रिलेटेड टू जो ऑफिशियल ड्यूटी एंड एक्ट है, लेकिन ये हम इस पे कोई फाइंडिंग नहीं देंगे। ये कौन देगा? ये मैजिस्ट्रेट। तो रिमांड बैक हुआ। अब मैजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि ये जो एलिगेशंस हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, जी क्या फॉर्म करते हैं, जो ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट है या नहीं, जो भी इसके रिलेटेड जो भी वो क्या उसका है। जहां इसमें 175(3) में जो बीएनएसएस में उन्होंने प्रोसीड करना है, दोनों ऑप्शन दिए। जहां 175(4) में प्रोसीड करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो कंप्लेंट है इसमें एफिडेविट चाहे ऑर्डिनरी किसी के खिलाफ हो, जो कंप्लेंट मुलजिम के खिलाफ हो, किसी या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, दोनों सूरतों में आपको एफिडेविट लेना है वो प्रियंका श्रीवास्तव का। और ताकि हार्मोनाइज ये जो प्रोविजन है वो, और एक में अगर ये कोई लॉजिक नहीं है इसमें कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर कंप्लेंट हो तो एफिडेविट नहीं लेना है, और ऑर्डिनरी आदमी के खिलाफ हो तो आपने लेना है। तो ये सारा तो एक गाइडलाइन दी है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जो इस किस्म की सिचुएशन है तो जो मैजिस्ट्रेट्स हैं या जुडिशियल प्रैक्टिस में जो लोग हैं जो हमारे लिटिगेशन में है, एडवोकेट्स हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, जहाँ एकेडमिक स्टडीज जो करते हैं, तो ये मेरे नोटिस में जजमेंट आई, मैंने कहा बहुत रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो और मैंने इस पे पहले भी 2 एपिसोड किया, उसकी कंटिन्यू में एक स्पेशल एपिसोड मैंने किया बाय मेकिंग ए रेफरेंस इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की थी, उसी को आपके सामने रखा है। तो मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी